हेलो एवरीवन। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको अब तक ये न्यूज़ पता चल गई होगी कि किस तरह से इन दो घटिया औरतों ने मिलकर एक इनोसेंट आदमी की जान ले ली। अतुल सुभाष जी का केस आपको अभी तक पता चल गया होगा। हम पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे अतुल सुभाष जी के बारे में, किस तरह से इन दो औरतों ने और कुछ और जो लोग थे उन्होंने मिल के हैरेस किया, और पूरा केस क्या था, और किस तरह से हमारा इंडियन जुडिशल सिस्टम बायस्ड है टूवर्ड्स वेमेन। और ये कोई एंटी वेमेन वीडियो नहीं है, यहाँ तक कि ये जो घटना है ये वेमेंस को भी उतना ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए जितना कि मेन कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनके फ़ायदे की बात है। क्योंकि सोचिए, ठीक है, जो डाउरी और जो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, आज उसका जो खामियाजा है कहीं ना कहीं मेंस को ही भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं, इसका खामियाजा एट द एंड मुझे लगता है कि विमेंस को ही भुगतना पड़ेगा। जो जेन्युइन केसेस भी होंगे, जहाँ पर जेन्युइन भी विमेन के खिलाफ अगर प्रताड़ना हो रही होगी, तो उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे इस पर्टिकुलर केस में इस औरत को ट्रीट किया जा रहा है, जिसको ऐसा ट्रीट किया जाना चाहिए भी, क्योंकि उसने हरकत करी है। अभी ये क्या हुआ है पूरा इंसिडेंट वो समझते हैं कि किस तरह से एक 34 ओल्ड टेक प्रोफेशन में अतुल सुभाष जी, जो बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे थे, और उन्होंने 24 पेज का एक सुसाइड नोट छोड़ा है और 1.5 घंटे का एक लंबा सुसाइड वीडियो बना के छोड़ा है, जिसमें कि उन्होंने अपनी वाइफ, उसकी फैमिली और इस पर्टिकुलर जो जज है इस पे एक्विजिशंस लगाए हैं। एक्चुअल में ये वीडियो है, वीडियो तो यहाँ पर मैं प्ले नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अतुल सुभाष जी ने शादी करी थी 2019 में इससे, ठीक है। इसका नाम था इस औरत का निकिता सिंघानिया। कुछ टाइम बाद इनका एक लड़का होता है और ये 2 साल बाद रफली इनको छोड़ देती है। और ये जो एक्सेंचर कंपनी थी जिसमें कि ये लोग जॉब कर रहे थे, तो एक्सेंचर कंपनी में दिल्ली में जॉब करने लगती है और इन पे एक्विजिशंस लगा देती है। किस चीज़ के? मर्डर, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, हैरेसमेंट फॉर मनी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी डिमांड्स। और कहाँ पर? बैंगलोर की कोर्ट में नहीं, ये लगाती है जौनपुर की कोर्ट में। रह रही थी लखनऊ में, जॉब कर रही थी दिल्ली में, लेकिन केस लगाया जौनपुर में, जौनपुर की जो फैमिली कोर्ट होती है। और पहले तो 40,000 रुपये पर मंथ जो है ये दे रहे थे अतुल जी, एज पर दी जौनपुर का जो फैमिली कोर्ट था उसके आदेश के अकॉर्डिंग। और इसकी जो वाइफ थी वो 2 से 4 लाख रुपए पर मंथ डिमांड कर रही थी टू रेज द सन, ठीक है। इनका जो एक सन भी था, जो कि जिसकी अभी करंट एज ऐसे 4 साढ़े 4 साल है, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर जज जिसका नाम है रीता कौशिक, ये जौनपुर फैमिली हाई कोर्ट की जज थी, और इसने खुद 5 लाख रुपए डिमांड किए इस पर्टिकुलर पूरे केस को सेटल डाउन करने के लिए। यहाँ तक कि मतलब इन्होंने जो सुसाइड नोट छोड़ा है और ये जो इन्होंने वीडियो बनाया था अतुल जी ने, उसमें साफ साफ बताया है कि किस तरह से रीता कौशिक, एक्चुअल में सबसे पहला नाम, सबसे बड़ा एक्विजिशन तो अतुल जी ने इसी पे लगाया है, रीता कौशिक पे, जो ये फैमिली हाई कोर्ट की जज है। इन्होंने बताया किस तरह से उसने भी इनका मजाक उड़ाया। जब इनकी जो ये पत्नी थी निकिता कौशिक, जिसके साथ इनकी शादी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू हुई थी, तो जब इन्होंने बोला अतुल जी ने कि इस पर्टिकुलर ये जो हमारे लॉज हैं, जुडिशल सिस्टम है, उसके चलते हमारे ना जाने कितने इंडियन मैन को सुसाइड करना पड़ता है इन फॉल्स एक्यूजेशंस की वजह से, और सुसाइड करना पड़ता है। जब उन्होंने बात बोली तो इनकी वाइफ बोलती है कि तुम भी क्यों नहीं कर लेते हो, तुम भी मर क्यों नहीं जाते हो। तो और उस बात पे रीता कौशिक जी हंस रही थी, रादर दैन की स्कोल्डिंग दिस वेमेन निकिता सिंघानिया। और निकिता सिंघानिया के साथ साथ इसकी जो मदर थी, दैट इज़ मदर इन लॉ ऑफ अतुल सुभाष जी, ये भी पूरी तरह से मिली हुई थी, और उसका भी नाम इन्होंने लिखा है अपने सुसाइड नोट में। जो निशा सिंघानिया इसकी मदर है निकिता सिंघानिया के, साथ ही साथ इसका जो ब्रदर है और एक अंकल है, उनका नाम जो है अतुल जी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि किस तरह से सब मिले हुए थे और सब मिल के इनको हैरेस कर रहे थे। और किस तरह से उन्होंने बताया है कि ये जो पर्टिकुलर केसेस होते हैं इनमें बच्चे का यूज़ किया जाता है हथियार के तौर पे मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एलिमनी। अब बात ये आती है कि क्या आर इंडियन मैन रियली विक्टिम्स ऑफ लीगल इनइक्वालिटी? देखो भाई, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो बिल्कुल हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, और डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये चीज़ें रियलिटी हैं, ठीक है। इससे पर्दा नहीं इसमें डाला जा सकता इस पर्टिकुलर केस से। लेकिन अब ये इस तरह के जो इंसिडेंसेस है जिसके चलते अतुल जी को सुसाइड करना पड़ा, इनकी भी कोई कमी नहीं है, जहाँ पर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं। बिकॉज जो लड़की या फिर लड़की पक्ष होता है इस केस में, उसको पूरी तरह से पता होता है कि यहाँ तक कि हमारा लॉ भी पूरी तरह से लाइबिलिटी डालता है जो मेल या फिर जो मेल साइड होता है, कि वो ही प्रूव करेगा कि
किस तरह, अगर वो इनोसेंट है तो किस तरह इनोसेंट है वो। फीमेल साइड में जरा सा भी कोई सा भी लाइबिलिटी नहीं होता है कि आपको प्रूव करना है कि आप गिल्टी या फिर आपने फॉल्स एक्यूजेशंस नहीं लगाए हैं। ये कुछ एक्ट्स हैं: इमॉर्टल ट्रैफिक एक्ट 1956, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, और ये कुछ हमारा जो इंडियन पीनल कोड बना हुआ है उसमें भी कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 498A, सेक्शन 304B, सेक्शन 354, जो कि ये बात करता है क्रुएल्टी बाई हस्बैंड और रिलेटिव्स, डाउरी डेथ, असॉल्ट ऑन अ वुमेन। तो ये सारे जो हमारे एक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, तो इट वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड वुमेन विद लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस, while it was meant to protect the women from abusive relationship by granting them a fast track procedure के थ्रू उनका एक तुरंत स्पीडी यहाँ पर रेजोल्यूशन हो केस का। ठीक है, लेकिन अब यही लॉ जो है फॉल्स क्लेम लगाने के लिए यूज़ किया जाता है बाई वेमेंस। ठीक है, एंड टू सीक दी मॉनेटरी कंपनसेशन, वही जो मैंने आपको बताया, आपको भी पता होगा, पैसे हड़पने के जरिए होते हैं ये। सेक्शन 498 और 376 की अगर बात करें जो इंडियन पीनल कोड का है, 498A क्रिमिनलाइजेस क्रुएल्टी टुवर्ड्स अ वुमेन बाई हर हस्बैंड and his relatives, but again this law is also misused. False cases are filed under this provision to harass the men and their families. ठीक है, स्पेशली जो डाउरी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, डाउरी चाहे भले दहेज लिया ना गया हो लेकिन फॉल्स एक्यूजेशंस लगा दिए जाते हैं, और एक बार लगा दिए गए तो ये फिर आपके ऊपर है, यानी कि मेल साइड के ऊपर है कि पूरी तरह से लायबिलिटी कि आप प्रूव करो कि आपने डाउरी नहीं मांगी थी। फीमेल को नहीं प्रूव करना है कि बताओ क्या प्रूफ आपके पास कि उन्होंने डाउरी मांगी थी, नहीं, वो ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि हाँ डाउरी मांगी गई थी। ही अलॉन्ग विथ हिज फैमिली कैन बी पुट बिहाइंड द बार्स फॉर 3 साल तक की जेल हो सकती है। और यहाँ पर यूजुअली यही होता है कि ना सिर्फ जिसके साथ शादी होती है बल्कि उसके पूरे घर वाले तक को इस इन पर्टिकुलर केसेस में फंसाया जाता है। सेक्शन 376 जो होता है, जो सेक्सुअल असॉल्ट और रेप की बात करता है, इसमें मिनिमम 10 साल की जेल और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद तक भी एक्सटेंड हो सकता है, और यहाँ तक कि फांसी की सज़ा भी कुछ केसेस, एक्सेप्शनल केसेस में हो सकती है। तो बाय एंड लार्ज ये दोनों जो सेक्शंस हैं आईपीसी के, कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट ही मान लेते हैं कि विक्टिम यहाँ पर फीमेल है और जो परपेट्रेटर है वो मेल है। विमेन परपेट्रेटर नहीं हो सकती है क्या? अब फॉर एग्जाम्पल अभी चलो उसकी हम बात करते हैं कि किस तरह से एलिमनी यहाँ पर डिमांड करी जाती है। ठीक है, और ये जो ऑफेंसेस होते हैं इस सेक्शंस के तहत, ये नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। नॉन बेलेबल तो आपको पता होगा कि बेल नहीं मिलेगी, और कॉग्निजेबल का मतलब है बिना वारंट के आपकी अरेस्ट होगी, बिना वारंट के, यानी कि इसमें अप्रूवल मजिस्ट्रेट का लेना ज़रूरी नहीं है। आपने आर्टिकल नंबर 22 आपको पता होगा, है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो उसमें 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और अगर वो आपका फर्दर डिटेंशन के लिए नहीं बोलता है तो आपको छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा सच नहीं है, कॉग्निजेबल है ही आपका। ठीक है, और ये नॉन कंपाउंडेबल है, इसका मतलब ये है कि आप चाह के भी जो दोनों पक्ष हैं वो सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हाई कोर्ट इंटरवीन करके कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इस मामले को क्वैश कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। नहीं तो अगर इस तरह का कोई केस है तो अब अगर केस डल गया एक बार तो फिर सजा ही मिलनी है, ऐसा समझ लो आप। ये डाउरी डेथ की बात करते हैं सेक्शन नंबर 304B ऑफ आईपीसी, जिसमें कि मिनिमम 7 साल का इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, और ये काइंड ऑफ, अब ये जो सेक्शन 304B है ये काइंड ऑफ रिवेंज के लिए यूज़ किया जाता है, हस्बैंड को हैरेस करने के लिए और उसकी फैमिली को। और कि पैसे जो है, कई लोगों का तो धंधा इस तरह से भी बन चुका है कि फॉल्स एक्विजिशंस लगाओ, फॉल्स केसेस लगाओ और पैसे निकालो। और ना सिर्फ हस्बैंड को इसमें हैरेस किया जाता है बल्कि पूरी इन लॉ की जो फैमिली होती है उसको भी इसमें घसीटा जाता है। मेंटेनेंस भी देना पड़ता है ऊपर से। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो कि अतुल जी दे रहे थे 40,000 रुपये, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भर रहा था उतने में, बोल रही थी इतने में कहाँ होगा और चाहिए, और जबकि खुद वर्किंग थी एक्सेंचर में, जैसे मैंने बताया दिल्ली में जॉब कर रही थी ये कंपनी में। कोई इसमें लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है कि भाई अगर आप वर्किंग हो तो फिर किस बात का एलिमनी चाहिए आपको, किस बात का पैसा, मेंटेनेंस का पैसा चाहिए। ठीक है, वो कोई चीज़ है ही नहीं इसमें। सेक्शन 125, और फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वाइफ का ही मल्टीपल अफेयर्स हैं और हस्बैंड बेचारा इसमें प्रताड़ना हो रही है उसकी, या फिर हस्बैंड डाइवोर्स देना चाहता है, तो इसमें यह है कि अगर आप डाइवोर्स देते हो फिर भी आपको एलिमनी देनी पड़ेगी वाइफ की मेंटेनेंस के लिए, जब तक कि वो दूसरी शादी ना कर ले। तो भाई दोनों साइड में, चाहे वाइफ डाइवोर्स दे, आप अगर देना चाहते भी हो दे दो, कोई नहीं, लेकिन एलिमनी तो देनी पड़ेगी आपको। यह है यहाँ पे प्रोविजन। डाइवोर्स एंड एलिमनी को मैंने आपको पूरा समझा दिया।
ठीक है। एंड लेसन्स क्या हैं अतुल सुभाष जी के केस से? अब मुझे तो लगता है, सच बताऊं तो अतुल सुभाष जी के केस में इन्होंने एक तरह से सुसाइड करके इस मैटर को रेज किया है। सबको पता था, ये कोई नई बात नहीं, आप सबको ही पता है कि किस तरह से क्या होता है जुडिशरी, सबको पता है, लेकिन सब चल रहा है। और इन्होंने दो इंपॉर्टेंट मुद्दों पे मेनली आवाज़ उठाई, ना सिर्फ ये जो मेन के खिलाफ हो रहा बल्कि जुडिशियल सिस्टम पे भी काफ़ी बड़ा इन्होंने क्वेश्चन मार्क रेस किया। किस तरह से वो घटिया औरत रीता कौशिक, उसने 5 लाख की ब्राइबरी डिमांड करी, और रादर दैन आस्किंग दैट पर्टिकुलर लेडी निकिता सिंघानिया कि आपने फॉल्स केसेस क्यों लगाए, आप केसेस लगा रहे हो वापस ले रहे हो, लगा रहे हो वापस ले रहे हो, इसका क्या मतलब है, वो पूछने के बजाय उनका मजाक उड़ाया जा रहा था वहाँ पे। और किस तरह से बार बार वो बैंगलोर से जौनपुर ट्रैवल कर रहे थे, बहुत दूर है बैंगलोर कर्नाटका में, जौनपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और जानबूझ के जौनपुर की यहाँ पर फैमिली कोर्ट में डाला गया, ठीक है। क्या कुछ कनेक्शंस थे इनके, जो निकिता सिंघानिया, इसके कुछ रिलेशंस थे मतलब पर्टिकुलर कोर्ट में, या फिर कुछ, ठीक है, साठ गांठ थी, वो तो खैर कुछ अभी तक जब इंक्वायरी होगी तभी पता चलेगा। लेकिन किस तरह से डिले हो रहा था केस, ठीक है। बार बार उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि जस्टिस के बारे में, और इन्होंने वो भी बात लिखी है कि अगर मुझे जस्टिस नहीं मिलता है तो मेरा जो अस्थियां हैं उनको गटर में बहा दिया जाए, वहीं फैमिली हाई कोर्ट के आसपास ही कहीं, और बहाया तभी जाए जब मुझे जस्टिस मिले। अभी तक क्यों जस्टिस नहीं मिल पाया? उन्होंने एक छोटी छोटी चीज़ लिखी, किस तरह से जो एक वो पेशेकार होते हैं वहाँ पे, जो हमारी जो कचहरी होती है वहाँ पे, जैसे वो फैमिली कोर्ट में जाते होंगे तो वहाँ पे घूस लिया जाता है तारीख लगवाने के लिए। जो लोग अगर कभी उनका चक्कर पड़ा होगा कोर्ट कचहरी से तो उन्हें पता होगा, है ना, कोर्ट कचहरी के लिए तारीख लगवाने के लिए पैसे लगते हैं, और ये पैसे जज के सामने ही लिए जाते हैं, ये अतुल जी ने लिखा। और वो जो जज है वो तो खुद ही मांग रहा था ये जो मांग रही थी 5 लाख रुपए। तो एक तो ब्राइबरी चल रही है, डिले हो रहा है पूरा प्रोसेस, टॉर्चर किया जा रहा है, मेन के खिलाफ किस तरह से टॉर्चर हो रहा है, किस तरह से फॉल्स एक्यूजेशंस लगा के पैसा हड़पा जा रहा है, उसी पैसे का यूज़ करके उस पर्टिकुलर मेन के खिलाफ केस लड़ा जा रहा है, उसको और प्रताड़ना दी जा रही है। वो चीज़ उन्होंने बताई अतुल जी ने कि किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, काम करके पैसे कमा रहा हूँ, पैसे कमा के उनको दे रहा हूँ, और वो उसी पैसे से केस मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। तो भले ये बोलना तो ठीक है, और मतलब गलत है भी कि ठीक है सुसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सोचिए कितना इमेंस प्रेशर जो है अतुल जी को फेस करना पड़ा होगा और उनकी फैमिली को। और अब इसमें ये केस में ये कह देना कि मतलब इसमें इंक्वायरी होगी देन ये मतलब इससे घटिया और बात हो ही नहीं सकती है। एक तरफ तो ठीक है, एक तरफ तो इनके खिलाफ कोई ऐसा पर्टिकुलर तो एविडेंस तो था नहीं, तो फिर जब बिना एविडेंस के इनके खिलाफ केस फाइल हो गया, इनको इतने साल से हैरेस किया जा रहा था पिछले 3-4 साल से, और जब ये एक वीडियो छोड़ गए हैं, सुसाइड नोट छोड़ गए हैं, और एक्यूजेशंस नाम लिख गए हैं, किस तरह से पूरा सब कुछ वही ना 24 पन्ने का सुसाइड नोट है, 1.5 घंटे लंबा वीडियो है, अब और क्या चाहिए? अब किसकी प्रूफ की? अब भी अगर इंक्वायरी चाहिए तो अगेन वही घूम फिर के वहीं आ गए, और हैं भी वहीं, कुछ दिन में होता है वही, ठीक है, कि धीरे धीरे चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। क्योंकि अगर यही उल्टा हुआ होता, विमेन के साथ हुआ होता, तो ऑब्वियस बात है काफ़ी लाइमलाइट में हो चुका होता इशू। और ये बात मतलब विमेंस को भी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि एट द एंड अगर मान लो किसी के विमेन के साथ ये होगा जिसको जेन्युइनली सफ़र करना पड़ रहा है डाउरी की वजह से, या फिर प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है, ठीक है, मेन साइड से हो रहा है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में, तो वो कहीं ना कहीं उनकी भी आवाज़ दब जाएगी कि सारी ही औरतें ऐसी ही होती हैं, ये एक अंडर जर्नलिस्टिक हेडलाइन। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ मेन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, विमेन के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें जनरलाइज ना करी जाएँ। जैसे यहाँ पर मेन के लिए जनरलाइज कर ली गई थी चीज़ें कि नहीं, अगर कुछ हुआ है तो आपका गिल्टी है, ये तो पहले ही गिल्टी मान लिया जाता है। धीरे धीरे अब क्या होगा, जब ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे तो अपने आप जनरलाइज करके ये मान लिया जाएगा कि भाई विमेन ने फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए होंगे, ठीक है। तो दोनों साइड से ही इंपॉर्टेंट है कि इस इशू को रेज़ किया जाए कि किस तरह से लॉज का मिस यूज़ ना हो, थोरो इन्वेस्टिगेशंस करी जाएँ, फैमिली पे अननेसेसरीली बर्डन ना डाला जाए, ठीक है। और ये जो लॉज है हमारे एग्जिस्टिंग लॉज, और इनको किस तरह से मॉडिफाई किया जाए, सेक्शन चाहे 498A हो आईपीसी का, या फिर चाहे हमारा ये हमने जो डाउरी वाला जो बिल देखा था, या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 14 में जो इक्वालिटी की बात है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18,
स्पेसिफिकली अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो वो कहीं इक्वालिटी देने के चक्कर में हम इनइक्वालिटी प्रमोट करते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, कि हम पहले ही मान रहे हैं कि विमेन अपने आप विमेन इज़ द ऑप्रेस्ड वन। ठीक है, और पहले हम ये बिना किसी चीज़ को इंक्वायरी करे अपने आप से ये अगर मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को ही प्रमोट करने वाली ये बात हो जाती है। इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।